दोस्तों, दुनिया में आज भी कई सारे लोग हैं जो लड़की को बोझ मानते हैं। उनके घर में लड़की पैदा होना जैसे बहुत ही बड़ी मुसीबत का कारण है। वो अपने घर की लड़की से ज्यादा लड़कों को ज्यादा प्यार करते हैं। दुनिया में ऐसे आज भी कई लोग हैं जो ऐसे अंधविश्वास को लेकर जीते हैं। लड़की होकर पैदा होना क्या सच में गुनाह है? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ जो कि एक बाप अपने बेटी को पैदा होने के 10 दिन बाद लेकर बड़े ही बेरहमी से जंगल में छोड़ देता है। और उस नन्ही सी लड़की के साथ क्या होता है, आज मैं इस कहानी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु में बसे एक छोटे से गांव नीलपली में रहने वाले रामस्वामी की परिवार के बारे में। रामस्वामी के खानदान में 3 पीढ़ियों से लेकर आज तक सिर्फ लड़का ही पैदा होते हुए आया है। रामस्वामी का परिवार तमिलनाडु के बड़े बड़े लोगों के साथ गिनती में आते हैं। रामस्वामी बहुत ही खानदानी अमीर इंसान है। रामस्वामी का मानना है अगर उसके घर में कोई लड़की पैदा होगी तो वो दरिद्रता का कारण बनेगी। उसके पास जितना भी जमीन जायदाद है लड़की के कारण सारा का सारा खत्म हो जाएगा। रामस्वामी के दादा परदादा यही सोच के साथ गुजर गए। रामस्वामी भी इसी सोच के साथ पला बड़ा हुआ। तमिलनाडु में रामस्वामी का कपड़ों का कारोबार था। उसका कारोबार बहुत ही धूमधाम से चल रहा था और वो इसका कारण अपने बेटे जय कुमार को मानता था, क्योंकि जब से जय कुमार पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक कपड़ों का कारोबार 4 गुना ज्यादा बढ़ गया था। रामस्वामी का तो खानदानी कपड़ों का बिजनेस था, मगर बिजनेस का मुनाफा तब से बढ़ने लगा जब से जय कुमार पैदा हुआ। इसी सोच के साथ रामस्वामी अपने बीबी और बेटे के साथ बहुत ही खुश था। देखते ही देखते जय कुमार कुछ ही सालों के बाद 28 का हो चुका था। अब रामस्वामी अपने बेटे जय कुमार के लिए लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया था। वो अपने बेटे के लिए बहुत ही सुंदर और सुशील बहू चाहता था, इसलिए वो तमिलनाडु के हर बड़े बड़े इंसान के साथ अपने बेटे की रिश्ते की बातें कर रहा था। रामस्वामी चाहता था अगर उसके बेटे के साथ कोई बड़े से परिवार के साथ रिश्ता तय हो जाता है तो इस कारण उसका बिजनेस भी दुगना हो जाएगा। मगर कहते हैं ना, रिश्ता ऊपर से बनकर आता है। कौन कब किसके साथ कहाँ शादी होगा वो पहले से ही तय होता है। इसलिए रामस्वामी बहुत ढूंढने के बाद भी उसका मनपसंद बहू उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक जय कुमार एक लड़की को अपने साथ लेकर अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस लड़की को कॉलेज के टाइम से प्यार करता आया हूँ और ये भी मुझे बहुत प्यार करती है। अगर आपका आज्ञा हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटा जय कुमार का इस तरह का बातें सुनने के बाद रामस्वामी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। कुछ समय सोचने के बाद अपने गुस्से को वो नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि रामस्वामी को पता था अगर गुस्से में आकर वो अपने बेटे को गाली देता है तो शायद उसका बेटा गुस्से से घर छोड़कर चला जाएगा। एकलौता बेटा अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो समाज में रामस्वामी का इज्जत क्या रह जाएगा। ये सोचकर रामस्वामी शांत हो जाता है। लड़की के बैकग्राउंड के बारे में बिना सोचे समझे रामस्वामी अपने बेटे को हाँ कर देता है। कहता है, बेटा, ये तुम्हारा जिंदगी है, तुम जिसके साथ शादी करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे माँ और मेरा उम्र हो गया है, तुम जल्दी से शादी करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक पोता दिलवा दो। जय कुमार अपने पिताजी की बातें सुनने के बाद बहुत ही खुश हो गया। जय कुमार जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था उसका नाम था राम्या। राम्या एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, मगर जय कुमार को उसके परिवार से कोई भी आपत्ति नहीं था। वो तो सिर्फ राम्या को शादी करना चाहता था। वैसे भी जय कुमार के पास बहुत ही धन दौलत था, इसलिए वो राम्या के परिवार से कुछ भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ राम्या को शादी करना चाहता था। मगर जय कुमार के पिताजी रामस्वामी उसे तो बड़े घराने की बहू चाहिए था, मगर वो अपने बेटे के जिद के आगे कुछ भी नहीं कह सका। और कुछ दिनों के बाद जय कुमार और राम्या की शादी हो गया। वो दोनों शादी के बाद अपने घर पर बहुत ही खुशी से जिंदगी बिताने लगे। मगर राम्या की जिंदगी में मुसीबत तब आई जब उसके ससुराल में पता चला कि वो मां बनने वाली है। राम्या के सास और ससुर राम्या को रोज ताने मारते हुए कहने लगे, झोपड़पट्टी से उठाकर हम तुम्हें राजमहल में लाकर रखे हैं। इस राजमहल के लिए हमें सिर्फ एक राजकुमार ही चाहिए। लड़का पैदा हुआ तो ठीक है, अगर गलती से भी लड़की पैदा हो गई तो फिर तुम और तुम्हारे बेटी दोनों को ही इस घर से हम बाहर निकाल देंगे। अपने सास और ससुर की रोज की इस तरह का बातें सुनने के बाद राम्या एक दिन बहुत ही हिम्मत करके जय कुमार को कहने लगी, माँ और बाबूजी मुझे रोज इस तरह का बातें कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या लड़की होना गुनाह है? मुझे तो सिर्फ एक लड़की ही चाहिए। जरा सोचिए, हमारे खानदान की 3 पीढ़ियों में
किसी का भी लड़की नहीं हुआ है। अगर हमारा लड़की होता है तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। राम्या का इस तरह का बातें सुनने के बाद जय कुमार थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, गलती से भी इस तरह का ख्याल अपने दिमाग पर मत लाना। तुम्हें क्या लगता है हमारे 3 पीढ़ियों से लेकर आज तक किसी का भी लड़की पैदा नहीं हुआ है? लड़की पैदा हुआ है, मगर जिसका भी लड़की पैदा हुआ है, हमारे खानदान की परंपरा के हिसाब से उस लड़की को हमारे कुल देवी के सामने बलि चढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ये भी तुम्हारे साथ कुछ इस तरह से हो। इसलिए लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा लड़का ही पैदा हो। जय कुमार के इस तरह का बातें सुनने के बाद राम्या को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। कहते हैं ना, नीम के पेड़ में कभी भी आम नहीं फल सकता है। जय कुमार भी अपने पिताजी की तरह अंधविश्वासी सोच रखने वाला इंसान था। वो भी मानता था लड़की उसके खानदान को ले डूबेगी। अगर लड़की पैदा होती है तो उसके खानदान की जितने भी धन दौलत इज्जत जो भी है सब उस लड़की के वजह से सब डूब जाएगी। इसीलिए जय कुमार राम्या को बहुत ही प्यार से समझाया, मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। लड़की के ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकालकर बाहर फेंक डालो। राम्या जय कुमार का इस तरह का रूप आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। वो जिस जय कुमार को प्यार करता था उसके हिसाब से वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान था। मगर आज जिस जय कुमार के साथ वो बातें कर रहा था उसे लग रहा था कि वो जय कुमार को वो कभी जानता ही नहीं था। जो भी हो, राम्या उस दिन के बाद से वहां डर डर के जीने लगी। जिस इंसान को हाथ पकड़कर वो शादी किया था वो ही इंसान उसके साथ खड़ा नहीं था। ये सोच सोच कर राम्या बहुत ही घबराई हुई थी। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद राम्या को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। राम्या का बहुत ही सुंदर सी परी जैसी एक बेटी पैदा हुई। बेटी होने के वजह से राम्या बहुत ही खुश था और साथ ही साथ दुखी भी था। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसके बेटी के साथ क्या करेगी। ये सोचते हुए राम्या को ठीक से नींद भी नहीं आता था। ये बात जब राम्या के सास ससुर को पता चला तो वो दोनों बहुत ही गुस्से हो गए और राम्या को तरह तरह का ताना मारने लगे। जय कुमार मगर बहुत ही शांत था। जय कुमार को पता था उसके खानदान में बेटी पैदा होने से उसके साथ क्या किया जाता है। रामस्वामी जय कुमार के पास आया और बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, देखा बेटा, मुझे पहले से ही पता था ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। हम लोगों को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। अब हमारा खानदान का इज्जत का सवाल तुम्हारे हाथों पर है। जो भी करना है सोच समझकर अपना फैसला करना। जय कुमार पिताजी की बातें सुनने के बाद बहुत ही गंभीर सोच में पड़ गए और एक दिन रात को जब राम्या सोई हुई थी तभी जय कुमार अपनी बेटी को धीरे से उठाकर लेकर वहां से चला गया। कुछ ही दूर जाने के बाद वो अपने कुल देवी के मंदिर जा पहुंचा। वो अपने कुल देवी के मंदिर पर खुद की बेटी का बलि देने वाला था, मगर जय कुमार अपनी बेटी की खूबसूरत सी मासूम सी चेहरे को देखने के बाद उसे अपने बेटी को अपने हाथों से मारने का मन नहीं किया। चाहे जो भी हो वो खुद की बेटी है। ये सोचने के बाद जय कुमार थोड़ी देर रुक जाता है और सोचने लगता है अगर वो अपने बेटी का कुल देवी के सामने बलि नहीं चढ़ाएगा तो उसका खानदान भी मिट सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके वजह से उसके माता पिता और वो अपने जमीन जायदाद खोने के बाद सड़क पर आ सकते हैं। बड़ी ही मुश्किल से जय कुमार ये सोचा कि इस लड़की को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, क्यों ना इसे जंगल में छोड़कर चला जाऊं। जंगल में कितने सारे जानवर हैं, कोई भी जानवर का यह आहार बन जाएगा। जय कुमार बड़े ही बेरहमी से अपनी 10 दिन की बेटी को जंगल में छोड़कर घर वापस आ जाता है। उस तरफ राम्या अपनी बेटी को अपने पास ना पाकर बड़ी ही बेचैनी हो जाती है और रोते हुए अपने सास ससुर को कहती है, क्या आप लोगों ने मेरे बेटी को देखा? राम्या का इस तरह का हाल देखकर उसके सास ससुर बहुत ही खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहने लगते हैं, करमजली, शुक्र बना, हम लोगों ने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तेरे ही वजह से हमारे खानदान की इज्जत डूबने वाला था। ठीक इसी समय जय कुमार अपने घर पर जा पहुंचा। जय कुमार को देखकर राम्या बहुत ही रोने लगी और उसके पास जाकर पहुंचकर कहने लगी, देखिए ना, माँ और बाबूजी हमारे बेटी को किधर लेकर चले गए हैं। आप कहिए ना वो मेरे बेटी को वापस कर दे। जय कुमार राम्या की बातें सुनने के बाद कहने लगा, बस बहुत हुआ। अगर तुम आगे माँ और बाबूजी के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पत्नी हो। और हाँ, क्या हमारे बेटी लगा रखी हो? जानते हो बेटी किधर है? हमारे बेटी को माँ और बाबूजी छुपाकर कहीं पर नहीं रखे हैं, बल्कि मैं उसे लेकर जंगल में फेंक कर आ गया हूँ। जय कुमार को मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद राम्या को बहुत ही बड़ा सदमा लग गया। कुछ दिनों के बाद राम्या जैसे कोई जिंदा लाश बनकर जीने लगा। उस तरफ जय कुमार नन्हे से बच्चे को जो जंगल में फेंक कर आया था, उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा भूख लगने के वजह से
वो जोर जोर से रो रही थी। कहते हैं ना, जाको रखे साया मार सके ना कोई। ठीक वैसा ही हुआ उस नन्हे से बच्ची के साथ। उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। बच्ची की आवाज सुनकर इच्छाधारी नागिन उस जगह पर जा पहुंची। एक सुंदर सी परी जैसी लड़की को रोता हुआ देखकर इच्छाधारी नागिन का मन पिघल गया। वो मन ही मन सोचने लगी, कौन ऐसा इंसान होगा जो इतनी खूबसूरत सुंदर सी लड़की को फेंक कर चला गया। जो भी हो, उस कोमल सी लड़की का रोने का आवाज सुनकर इच्छाधारी नागिन का ममता जाग उठी। उसने सोचा क्यों ना इस नन्ही सी बच्ची को वो गोद ले ले। इसीलिए उसने उस नन्हे से बच्ची को इच्छाधारी नाग के पास लेकर गया और कहने लगी, देखिए ना, इस मासूम सी बच्ची को कोई इंसान जंगल में फेंक कर चला गया है। क्यों ना हम दोनों इसकी परवरिश करें। नागिन का बातें सुनने के बाद इच्छाधारी नाग ने कहा, देवी, ये एक इंसानी बच्चा है, हम इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्यों ना हम दोनों एक काम करें, इस बच्ची को उसके माँ बाप के पास छोड़कर आ जाए। इस नन्हे से बच्ची का जिंदगी बच सकता है। इच्छाधारी नाग का बातें नागिन को बहुत ही पसंद आया। उन दोनों ने इंसानी रूप धारण करके उस बच्ची को लेकर पास वाले पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। उस बच्ची को पुलिस स्टेशन पर देकर कहने लगे कि हम दोनों जंगल में गुजर रहे थे, इस बच्ची को कोई जंगल में फेंक कर चला गया था। क्या आप इस बच्ची के असली माँ बाप के पास इस बच्ची को पहुंचा सकते हैं? तुरंत ही वहां का पुलिस उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद पुलिस को आखिर जय कुमार का घर का पता चल गया। पुलिस उस नन्हे से बच्ची को लेकर जय कुमार के घर जा पहुंचे और जय कुमार को कहने लगे कि क्या ये बच्ची तुम्हारा है? बच्ची को जिंदा देखकर जय कुमार और रामस्वामी को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और वो दोनों घबराते हुए कहने लगे कि नहीं, ये बच्चा हमारा नहीं है। जय कुमार ने कहने लगा, मेरा बेटी पैदा होते ही मर गया था। पुलिस जय कुमार के साथ पूछताछ करने के बाद उस बच्ची को लेकर वापस ही जा रहे थे। ठीक उसी समय वो नन्ही सी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनने के बाद जिंदा लाश बनी राम्या के शरीर में जैसे कोई जान आ गया। वो अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आई और पुलिस के हाथों से अपनी बेटी को लेकर गले से लगाकर रोने लगी और कहने लगी, सर, ये मेरा बेटी है। मुझे लगा कि इसको मैं खो चुकी हूँ। मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ मेरा बेटी चाहिए। राम्या ने पुलिस के सामने सब कुछ बताया कि किस तरह से उसका सास ससुर और उसका पति मिलकर उसका बेटी को उससे छीना था। राम्या की गवाही सुनने के बाद पुलिस जय कुमार और उसके माता पिता को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। अदालत ने उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब राम्या अपने ससुराल में नहीं रहती है, वो अपनी बेटी को लेकर मायके चले गई। दोस्तों, किसी को जिंदा करना और मारना ये हमारे हाथों में नहीं होता है, वो तो भगवान के हाथों में है। शुक्र है उस इच्छाधारी नाग और नागिन का, जिसके वजह से एक मासूम की जान बच गई। दोस्तों, लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आजकल की लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।